बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 नवंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सर से 4 बलाओं का ख़तरा टल गया है। इमरान ख़ान के सर से 4 बलाओं के ख़तरे को टालने में बाअसर हलकों का क्या किरदार है और वो मुमकिना 4 ख़तरात कौन से थे, ये सारी तफसीलात आज की इस ख़बर में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ख़वातीन के वरासती हकूक़ से मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला दिया गया है, उस फ़ैसले की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी ख़बर में हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम अहमद ख़ान की, जिनका एक बयान हल्फी चंद रोज़ पहले मंजर आम पर आया। राना शमीम अहमद की नाअहली और गिरफ्तारी की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज की अपनी तीसरी ख़बर से, जो राना शमीम अहमद की नाअहली और गिरफ्तारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। नाज़रीन ये दरख्वास्त चौधरी मोहम्मद अकरम एडवोकेट हैं, जो कि साबिक नायब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से अपनी दरख्वास्त में फ़ेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को बज़रिया सेक्रेटरी वज़ारत कानून फ़रीक बनाया गया है, वज़ारत दाखिला को बज़रिया वफाकी सेक्रेटरी दाखिला फ़रीक बनाया गया है और राना शमीम अहमद साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को भी रिस्पोंडेंट में शामिल किया गया है। इस दरख्वास्त में चौधरी मोहम्मद अकरम दरख्वास्त गुजार राना शमीम अहमद के ख़िलाफ़ ये लिखते हैं कि राना शमीम अहमद ख़ान साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने अपने बयान हल्फी में ना सिर्फ अपना हल्फ जो उन्होंने बतौर जज लिया था उस हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि पाकिस्तान के 1973 के आइन के आर्टिकल 5 की भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। अब आइन का आर्टिकल 5 क्या कहता है, जिसकी बज़ाहिर दरख्वास्त गुजार चौधरी मोहम्मद अकरम कहते हैं कि राना शमीम अहमद ने खिलाफ वर्जी की है, तो आइन का आर्टिकल 5 ये कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। और सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न वेयर एवर ही मे बी एंड एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। यानी ये रियासत और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी का आर्टिकल है। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो जो भी मुल्ज़म होगा उस पर बज़ाहिर जो है वो आर्टिकल 6 का इतलाक़ होगा, वही आर्टिकल 6 जिसके तहत साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा सुनाकर उन्हें सज़ा सुनाई गई। आगे दरख्वास्त गुजार ये लिखते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम के आला अदालतों के तमाम जजेस को तनख्वाह, पेंशन और दीगर मराद गरीब आवाम के पैसों से और उनके मुँह से आखिरी निवाला छीन कर दी जाती हैं। हर शहरी को हक़ हासिल है कि वो उन जजेस के ख़िलाफ़ दस्तूरी शिकायत अदालत में दायर करे जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हों। ऐसा जज किसी तनख्वाह, पेंशन और दीगर मराद का हकदार नहीं हो सकता। आगे वो तीसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये हक़ रखती है, यानी मैं साबिक नायब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ये हक़ रखता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वक़ार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के वक़ार और इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो, उस साजिश के ख़िलाफ़ दस्तूरी दरख्वास्त दायर करूँ। दरख्वास्त गुजार इस जद्दोजहद में बतौर वकील शामिल था, जिसके नतीजे में यह हाई कोर्ट मारिज़ वजूद में आई। इस जद्दोजहद में दरख्वास्त गुजार चौधरी मोहम्मद अकरम पर पुलिस ने बेतहाशा तशद्दुद किया और दरख्वास्त गुजार शदीद ज़ख्मी हो गया और उसकी टांगें तोड़ दी गईं, जिसकी तकलीफ़ आज भी दरख्वास्त गुजार यानी चौधरी मोहम्मद अकरम कहते हैं कि मैं चलते हुए महसूस करता हूँ। आगे वो लिखते हैं कि राना मोहम्मद शमीम के उस बयान हल्फी को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुल्कों के अखबारात में शाया किया गया, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदलिया का जो वक़ार है मजरू हुआ। राना मोहम्मद शमीम का ये फ़ेल और बयान हल्फी ना सिर्फ उसके अपने हल्फ जो उन्होंने बतौर जज उठाया था उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि आइन के आर्टिकल 5 की भी खिलाफ वर्जी है। और राना शमीम अहमद ने बदनीयती, ज़ाती मफाद, लालच, तमा की खातिर जो है किसी दूसरे शख्स को फ़ायदा पहुँचाने की खातिर ये गैर आनी और गैर कानूनी फ़ेल किया है। आगे वो लिखते हैं कि बतौर जज सच को
यानी वो लिखते हैं कि जो राना मोहम्मद शमीम अहमद ख़ान है, उनका जो बयान हल्फी है वो उनका ये फ़ेल साबित करता है कि राना शमीम अहमद ख़ान बतौर जज सच को दबा सकता है और अपनी ज़ाती मफाद की खातिर झूठ बोल सकता है। बयान हल्फी ये साबित कर रहा है कि वह अपने ज़ाती मफाद के लिए रियासत पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है। और इस बयान हल्फी से यह भी साबित होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात मुकदमात में किसी दूसरे शख्स को फ़ायदा देने की खातिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जजेस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। बयान हल्फी ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बदनाम कर रहा है बल्कि अदलिया और रियासत के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत पैदा कर रहा है। और बयान हल्फी ये भी साबित कर रहा है कि राना मोहम्मद शमीम जो है वो रियासत पाकिस्तान का वफ़ादार नहीं है और ये एक ऐसा शख्स है जो बतौर जज अपने हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी करता है और अपनी ज़ाती मफाद की खातिर सच को दबाए और अपने ज़ाती मफाद की खातिर झूठ बोले, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए झूठा बयान हल्फी जारी करे। तो इस दरख्वास्त में जो दरख्वास्त गुजार हैं राना अपना चौधरी मोहम्मद अकरम, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि फ़ौरी तौर पर मेरी ये जो दरख्वास्त है उसे मंजूर किया जाए। राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ जो है हुक्म जारी किया जाए कि बतौर चीफ़ जज गिलगित बल्तिस्तान जो उन्होंने तनख्वाहें, पेंशन और मराद हासिल की हैं वो उनसे वापस ली जाएँ। इसी तरह से उन्हें ताहयात सरकारी अवामी ओहदे के लिए जो है वो नाअहल करार दिया जाए और बतौर जज उन्हें बतौर जज का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करने से भी उन्हें रोका जाए, यानी वो अपने नाम के साथ रिटायर्ड जज का जो है वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन आर्टिकल जो 5 की खिलाफ वर्जी की बात की गई है उस पर तो आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है, लेकिन दरख्वास्त गुजार ने आर्टिकल 6 के इतलाक़ के हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन इतना कहा है कि राना मोहम्मद शमीम जो है वो आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। अब ये दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब इस दरख्वास्त को टेकअप करके क्या फ़ैसला जो है बज़ाहिर अदालत की जानिब से जो है वो जारी किया जाएगा। तो एक बड़ी अहम दरख्वास्त है जो इशू जो है चंद रोज़ पहले जो है वो मीडिया की ज़ीनत बना बयान हल्फी से मुतल्लिक़, जिसमें एक मुबैना साजिश का जिक्र किया गया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कह लें या जिसके भी ख़िलाफ़ कह लें, ज़िक्र तो उसमें नवाज शरीफ का ही था और उसमें घसीटा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फ़ारूक को, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमोटो एक्शन भी लिया जा चुका है। लेकिन इस दरख्वास्त का फ़ेट क्या है ये तो फिर अभी चंद रोज़ के बाद पता चलेगा कि आया कि ये दरख्वास्त इंटरटेन होती है या नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक़, वरासती हकूक़ से मुतल्लिक़ बड़ा फ़ैसला दिया है। ये नाज़रीन जो फ़ैसला है ये तहरीर तो किया गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। इस फ़ैसले में ये करार दिया गया है कि जो ख़वातीन को जो वरासत से जो उनकी वरासत होती है जब वह बेवा हो जाएं या वालिद की तरफ से उन्हें जो वरासत का हक़ मिलता है, ये उन्हें वरासत का हक़ ना देना, इसे एक मकरूह, एक काबिल नफ़रत इक़दाम जो है वो करार दिया गया है। इस फ़ैसले में अदालत ये कहती है, इस बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के साथ जस्टिस याया अफरीदी शामिल थे। इस फ़ैसले में लिखा गया है कि मर्दों का ख़वातीन को शरई वरासती हक़ से महरूम रखना मकरूह अमल है। ख़वातीन को शरई वरासत से महरूम करना अल्लाह के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। फ़्रॉड और दीगर हरबों से ख़वातीन को शरई वरासत से महरूम रखना पाकिस्तान में आम हो चुका है। ख़वातीन के लिए वरासत से महरूमी जो है वो तकलीफ़ का बाइस बनती है, बल्कि उन्हें अपने हक़ के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, अदालतों के चक्कर काटना पड़ते हैं, काफ़ी उन्हें तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। और आगे ये लिखा गया है कि मुल्क में हर दिन मर्द वारिस जो है ख़वातीन वारिस को हक़ से महरूम करता है या मर्द जो है वो ख़वातीन वारिस को उनके हक़ से महरूम करते हैं। तो ये एक बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो ख़वातीन के वरासती हकूक़ से मुतल्लिक़ जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से जारी किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सर से कौन सी 4 बलाओं का ख़तरा टला है। तो नाज़रीन ये जो ख़तरा टला है ये एक कामयाबी के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सर से टला है और 4 बलाओं का ख़तरा है। कामयाबी जो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में जो हुकूमत ने बज़ाहिर हासिल की है, बज़ाहिर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी आगे चल के मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लूँगा, जिसमें हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ईवीएम मशीन का कानून पास कराया गया और आई वोटिंग का कानून जो है वो पास कराया गया। बज़ाहिर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसे कामयाबी को इमरान ख़ान की कामयाबी करार दिया जा रहा है, लेकिन दरअसल ये कामयाबी जो है वो बाअसर हलकों की है, क्योंकि बाअसर हलकों की कोशिशों की वजह से ये कामयाबी जो है इमरान ख़ान साहब को पार्लियामेंट में मिली है। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले इत्तेहादी किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे,
इत्तेहादी जो हैं वो किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। लेकिन एक रात के अंदर ये तमाम सिनेरियो तब्दील हो गया और वो तमाम इत्तेहादी जो हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े हो गए। तो इस हवाले से जो बासर हलकों के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये कानून जो है इमरान खान के लिए पास नहीं कराया गया। बहुत सारे दोस्त इस बात के ऊपर नाराज़ होने वाले हैं, लेकिन ये हकीकत है। उनका ये कहना है कि हमें जो बड़ी तगदो पहले करना पड़ती थी, अगर ये सिस्टम इवॉल्व हो जाता है, ये सिस्टम जो है वो चल पड़ता है, इस पर अमल शुरू हो जाता है, तो इससे किसी और के फ़ायदे से ज़्यादा हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो हम तवानाइयाँ पहले बहुत ज़्यादा सर्व करते थे, अगर ये सिस्टम आ जाता है तो हमारी जो तवानाइयाँ हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा कम खर्च होंगी और हमें अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसी कामयाबी है जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ौरी तौर पे फ़ायदा पहुंचा है। यानी हम आपको ये बताते रहे कि मुश्तरका इजलास से पहले जो अपोजिशन की सियासी जमातें इमरान खान के ख़िलाफ़ मरलावार तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से मुशावरत करती रहीं, जो गौर व खौज़ करती रहीं, जो प्लानिंग करती रहीं। हालांकि बहुत सारे दोस्तों की जानिब से ये कहा गया कि मैं इमरान खान की हुकूमत के गिराने की बातें कर रहा हूँ, जबकि मैं कोड कर रहा था कि अपोजिशन ये प्लानिंग कर रही है, अपोजिशन ये मुशावरत कर रही है, अपोजिशन इन मामलात पर मरलावार तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने पर गौर व खौज़ कर रही है। तो ये जो ख़बरें आ रही थी ये अपोजिशन के ज़राए की तरफ से और हसास इदारों के ज़राए की तरफ से आ रही थी। लेकिन ये जो कानून मुश्तरका इजलास से पास हुआ है, और मैंने ये भी इस बात को साथ कहा था जो मैंने अपने वीलॉग में, कि अपोजिशन की जमातें ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, साबिक संजरानी के ख़िलाफ़, दूसरा उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, तीसरा स्पीकर असद कैसर के ख़िलाफ़ और फिर चौथे मरले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, ये डिपेंड करेगा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि पल्स जो अपोजिशन चेक करेगी वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से चेक करेगी। अगर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का जो फ़ैसला है वो हुकूमत के हक़ में हुआ तो फिर शायद ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद मरलावार लाने की बात की जा रही है, ये मामला फिर शायद कुछ अरसे के लिए पसे पूछ चला जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इमरान खान की हुकूमत EVM का कानून, आई वोटिंग का कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास कराने में कामयाब ना हो सकी, तो फिर अपोजिशन की जमातें फ़ौरी तौर पर मरलावार जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने पर जो सोच विचार कर रही हैं, इस पर एग्जीक्यूशन का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। अब चूँकि नाकामी का सामना करना पड़ा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, तो वक्ती तौर पर तो ये ख़तरा टल गया है। 4 बलाओं का जो अपोजिशन की सियासी जमातें साबिक संजरानी के ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, असद कैसर के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाना चाहते थे, अब ये वक्ती तौर पे मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको बता देते हैं। क्योंकि अब एक पॉलिसी शिफ्ट आया है, पॉलिसी शिफ्ट आएगा क्योंकि 19 नवंबर को एक जो चेन ऑफ कमांड थी वो तब्दील हो गई है और नए जो सरबराह हैं एक हिसास इदारे के, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के, वो आ चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। तो 20 नवंबर के बाद पॉलिसी में क्या शिफ्ट आता है ये 2 से 3 माह के बाद पता चलेगा और 2 से 3 माह के बाद फिर इस बात का हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि 4 जो बलाएँ, जो ख़तरात टल गए थे, क्या वो दोबारा सर उठाएंगे या सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप बल्कि ये भी आपको ऐड कर देते हैं कि जब ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जब ये कानून मंजूर हुआ तो ये भी देखा गया कि बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से कर्ज किया गया, अपोजिशन पर जो है वो बहुत सारी बातें की गई कि अपोजिशन का शिराज़ा बिखर गया, अपोजिशन के साथ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया है। तो ये ऑब्वियस था कि जब एक शख्स को जो है वो 19 नवंबर तक रोका गया तो नज़र आ रहा था कि उन्हें 19 नवंबर तक क्यों रोका गया है और इमरान खान उन्हें रोक कर क्या कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो 19 नवंबर से पहले बुलाने का मकसद ये है कि कवानीन जो है वो पार्लियामेंट से पास करवा लिए जाएँ। तो ऑब्वियसली वही हुआ जो वज़ीर इमरान खान चाहते थे, लेकिन इस पर अगर अपोजिशन को कर्ज किया जाए या एस्टेब्लिशमेंट को कर्ज किया जाए, मेरे ख्याल से इसका कोई जवाब नहीं बनता था। सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, सारी चीज़ें दीवार पे लिखी हुई थी। तो बहरहाल ये आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिए।